और स्वागत है आपका आज के सेशन में। और आज का सेशन हमारा मेनली फोकस करने वाला है कि किस तरीके से हम जो हमारे लास्ट डेज है उसमें अपने एनडीए की प्रिपरेशन को जारी रखें और किस तरीके से उसको आगे बढ़ाएं। तो हम शुरू करते हैं आज का सेशन, हाउ टू प्रिपेयर एनडीए इन लास्ट डेज। तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारे फोकस टॉपिक्स हैं आपके जीके में। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारे फोकस टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स में। उसके बाद हम देखेंगे जो आपके फोकस टॉपिक्स रहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारे फोकस टॉपिक्स हैं साइंस में। देखिए, आपका मेजर सेक्शन है जीके का। उसके बाद है जीके में ही आपके क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के भी। तो करंट अफेयर के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से जीके के साथ तैयार कर सकते हैं, लास्ट के हमारे कुछ ही दिन है हमारे पास उनमें। और इंग्लिश में हमें मेनली देखिए, इंग्लिश जो है हमारा सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि यहाँ पे मेनली आपको देखने में मिलते हैं पैसेज। पैसेज के साथ साथ आपको यहाँ पे मिलता है देखने को वोकैब। वोकैब के साथ साथ आपको यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो जिससे आप इजीली जो मार्क्स हैं गेन कर सकते हैं। तो मेरिट में आने के लिए आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है इंग्लिश के ऐसे टॉपिक्स को देखना जिनमें आसानी से क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है। उसके बाद अगर मेनली हम देखा जाए तो हमारा टॉपिक बचता है साइंस। तो साइंस में हम किन किन टॉपिक्स पे मेनली फोकस करेंगे, उन टॉपिक्स को हम एक बार देखेंगे। तो इस सबके सीरीज में चलते हुए हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं और जैसे हम पॉइंट बाय पॉइंट्स ले लेते हैं। जैसे हम पहले देखते हैं जीके को, कि जीके में अभी हमारा मेनली कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स रह सकते हैं जो हमारे मार्क्स गेन करने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो हिस्ट्री, देखिए हिस्ट्री का क्या है। हिस्ट्री के आपके कई सारे डिविजन्स हैं। जैसे आपका पहला एंशिएंट हो गया, उसके बाद आपको इसमें ही पढ़ना पड़ेगा, फिर मिडेवल हिस्ट्री उसी में ही पढ़ना पड़ेगा, मॉडर्न हिस्ट्री और उसी में ही पढ़ना पड़ेगा आर्ट एंड कल्चर। तो हिस्ट्री के खुद 4 आपके यहाँ पे सेगमेंट हो जाते हैं और उसमें आपका बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और टफ भी हो जाता है। उसके बाद भी हिस्ट्री का हमेशा से ये रहा है, एनडीए का पेपर जैसा कि हमें पता है यूपीएससी कराता है। अब वो यूपीएससी अपना एक लेवल मेंटेन करता है, चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो, असिस्टेंट कमांडेंट हो, चाहे सिविल सर्विसेज हो। तो यहाँ पर हिस्ट्री के सभी क्वेश्चंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लास्ट के डेज में मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तब ठीक है, अगर नहीं पढ़ी है तो आप मेनली हिस्ट्री में क्या कर सकते हैं, एंशिएंट में बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख सकते हैं, और थोड़ा बहुत अशोक से रिलेटेड, और गुप्ताओं का जो एडमिनिस्ट्रेशन है और मॉडर्न्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे। ये 4 टॉपिक देख लो, अगर हिस्ट्री से उसने एंशिएंट से 4 क्वेश्चन पूछे तो पक्का 2 से 3 क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएंगे। उसके बाद 2-4 जो उसमें एंशिएंट बुक्स में बुक्स रही हैं, जैसे कि दीप वंश को किससे रिलेटेड रिलेटेड है, मोहन वंश किससे रिलेटेड है, इस टाइप की पुस्तक थी। या फिर जो आपके विदेशी यात्री आए हैं, जो फॉरेन ट्रैवलर उस टाइम पे हुए थे, जैसे फाइयान किसके टाइम में आए, हुएन त्सांग किसके टाइम में आए, इत सिंह कब आए, इससे रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ज़्यादा डीप नहीं जाएगा। तो आप जो या फिर आपसे कभी कभी वो मार्को पोलो पूछ लेगा, या पूछ लेगा कि मेगास्थनीज के बारे में पूछ लेगा, इंडिका क्या है। तो पुस्तकें और जो मतलब जो फॉरेनर आए थे उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी और कौन कौन फॉरेनर्स यहाँ पर आए थे जिनका योगदान रहा बुद्धिज्म और जैनिज्म से रिलेटेड, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपके रहते हैं। तो मुझे लगता है कि हिस्ट्री में आपको लास्ट टाइम में सिर्फ ये देखना चाहिए। उसके बाद आता है आपका मेडावल हिस्ट्री। तो मेडावल हिस्ट्री में मैं तो अभी यही कहूंगा कि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको छोड़ दें, और अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है और अगर आपको लगता है कि मैं ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ के जाना चाह रहा, तो आप मिडेवल में भी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशंस देख सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। जैसे वो पूछ लेते हैं दीवाने आरिज, एक तरीके का उनका एक ये पद होता था कि दीवाने आरिज किससे रिलेटेड है, या आपसे पूछ लेगा दीवाने ममालिक क्या था या दीवाने रिसालत क्या था। जैसे रिसालत था उनका धार्मिक कार्य से रिलेटेड जो ऑफिसर होता था, और आपका दीवाने को ही था जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था जो कृषि से रिलेटेड आपका था। तो इस तरीके के वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में आप सिर्फ इतना देख लें, और मिडेवल में मैं कहूंगा कि आप विजयनगर एम्पायर को जरूर देख लें। विजयनगर एम्पायर आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है, विजयनगर एम्पायर को आप देख सकते हैं। उसके बाद इसमें आप ज़्यादा अगर देखना चाहें तो थोड़ा बहुत भक्ति मूवमेंट देख सकते हैं, और कुछ नहीं, बाकी मिडेवल को आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है इसमें सेगमेंट है वो है पॉलिटी। पॉलिटी में क्या है कि आपकी देखिए एक तरीके से मैथमेटिकल मार्किंग है, जो आपको आता है वो आता है, जो है सो है।
है, करने को तो वो सब सब्जेक्ट्स में है, लेकिन पॉलिटी में थोड़ा ईज़ी हो जाता है। और पॉलिटी में देखिए यूपीएससी हमेशा प्रीलिम्स एग्ज़ाम में, या फिर अगर मैं एनडीए की बात करूँ, एनडीए सीडीएस में, तो उसमें फोकस जो टॉपिक्स हैं वो मेनली आपके रहने वाले हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, सिटीजनशिप, या फिर आपका ये इतने मेन मेन टॉपिक हो जाते हैं। उसके बाद आपका प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के साथ लिंक कर करके आपका गवर्नर। और कहने का मतलब है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं वहां से आप उन चैप्टर्स को देख लीजिएगा। मेनली आपसे आर्टिकल्स पूछे जाते हैं कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड आर्टिकल हो गए, या डीपीएसपीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर पॉलिटी में आपने पढ़ रखा है तो आप ये कुछ एक टॉपिक्स हैं इनको अच्छे से रिवाइज करके जाएं। एक प्रेसिडेंट वाला जरूर इस बार रिवाइज करके जाएं, क्योंकि प्रेसिडेंट वाला इस बार क्या रहा है, न्यूज़ में रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस बार हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए हैं। तो मेनली क्या है कि जैसे हमारे टॉपिक हो जाते हैं फंडामेंटल राइट्स हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, डीपीएसपीज हो गया, इनको तो आप छोड़ के जा ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ से तो आपके 3-4 क्वेश्चन आने आने 3-4 क्वेश्चन फिक्स हैं। ये आप लिख करके रख लो कि इन 3-4 चैप्टर से ही आपके 3-4 क्वेश्चन फिक्स हैं जो आने ही वाले हैं। उसके बाद पॉलिटी में आप जैसे प्रेसिडेंट हैं, या फिर आपके गवर्नर हैं, कैग हैं, यहाँ से आप मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के आपके देख सकते हैं लास्ट टाइम में। उसके बाद है ज्योग्राफी, एक बहुत बड़ा सेगमेंट हो जाता है, और सबका यही रहता है कि ज्योग्राफी को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए। तो ज्योग्राफी में देखिए एनसीईआरटी का ही हर कोई सजेस्ट करता है कि आप 6 to 12 एनसीईआरटी देखिएगा, एनसीईआरटी पढ़िएगा। लेकिन एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। जैसे अगर आप 6 to 12 एनसीईआरटी अगर देखना चाहेंगे, अगर आप पढ़ेंगे, तो 6 to 12 एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा आपको लेंदी हो जाएगा, और उसमें आप देखेंगे कि क्या क्या आपके पास मेन टॉपिक्स बचते हैं 6 to 12 के लिए। तो बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप ज्योग्राफी में मेनली देख लें करंट अफेयर्स से रिलेटेड। करंट अफेयर के बाद आप इसमें देख लेते हैं साइक्लोन्स वगैरह क्या क्या हैं, या फिर आपको मैकेनिज्म देखना है तो जैसे एटलस वर्क आप कर सकते हैं लास्ट डेज में। मैं यही कहूँगा, एटलस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, एंड इक्वेटर हो गया। ये ऑल वर्ल्ड मतलब सारे कॉन्टिनेंट्स में किन किन कंट्रीज से जाते हैं, जैसे साउथ अमेरिका में कितने कंट्रीज से जाता है, अफ्रीका में कितने कंट्रीज से जाता है, या फिर कितने स्टेट से पास होता है इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस टाइप से आप इस तरीके से क्वेश्चन देख सकते हैं। लेक देख सकते हैं, जनरली उसके क्वेश्चन रहते हैं लेक टिटिकाका कौन से कॉन्टिनेंट में है, या लेक टिटिकाका कौन से कंट्री में आती है, या उस तरीके से आपके लेक आयरे पूछ लेगा। तो इस तरीके से आप देख लेंगे। जनरली मतलब एटलस वर्क है, तो उसमें आपके ज़्यादा क्वेश्चन बन जाएंगे। कैस्पियन सी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कौन सा कंट्री बॉर्डर लगाता है, कौन सा कंट्री बॉर्डर नहीं लगाता है। ब्लैक, ये देखिए ब्लैक सी हो गया, कैस्पियन सी हो गया, नॉर्थ सी हो गया, ये क्वेश्चंस आपको आना चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन वो पूछता है। अगर जहाँ अगर जैसे जिसने सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कर ली और उसका ज्योग्राफी बचा है, और वो लास्ट के कुछ डेज में उसको कंप्लीट करना चाहता है, तो फिर आप उसमें क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी को इतना ज़्यादा वेटेज ना दें, क्योंकि वो इतना नहीं पूछता। फिजिकल ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस करता है। तो फिजिकल ज्योग्राफी, और क्या कहते हैं आपका, फिजिकल ज्योग्राफी में मेनली मेनली आप उसमें देख सकते हो, जैसे वॉल्केनो हो गया आपका टॉपिक, या फिर आपका माउंटेन्स हो गए, इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स, प्लेट टेक्टोनिक्स हो गया, ये सारी चीज़ें आप मतलब फिजिकल ज्योग्राफी को आप नहीं छोड़ सकते अगर आप देखना चाह रहे हैं तो। उसके बाद है बाकी आप प्रेशर बेल्ट्स देख सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। विंड्स देख सकते हैं, तो वो विंड्स के बारे में पूछ लेता है कि कौन सी, जैसे वेस्टर्लीज या ईस्टर्लीज में इस तरीके से पूछ लेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन वो वहाँ पे आपके पूछ सकता है। मेनली फॉरेस्ट से बहुत ज़्यादा रहता है कि किस टाइप की फॉरेस्ट कहाँ, टाइगर कहाँ मिलता है, टुंड्रा कहाँ मिलता है, तो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं। तो इस तरीके के आप उनको देख सकते हो। डेसिडियस फॉरेस्ट में क्या फॉरेस्ट क्या होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन बेसिक बेसिक आप देख सकते हैं। पूरी ज्योग्राफी आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं। उसके बाद है एनवायरनमेंट। देखिए एनवायरनमेंट क्या है कि अगर हम यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का एग्जाम देखते हैं तो वहाँ पे एनवायरनमेंट का ज़्यादा वेटेज है, क्योंकि अब क्या होता है, फॉरेस्ट सर्विस और सिविल सर्विस दोनों का प्रीलिम्स एक साथ होता है, तो वहाँ पे एनवायरनमेंट का ज़्यादा वेटेज है। तो जनरली हमें एडवाइस कर दिया जाता है कि एनवायरनमेंट पे ज़्यादा फोकस करना है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। एनवायरनमेंट को आपको ज्योग्राफी के साथ ही लिंक करके पढ़ लेना, और इसमें ज़्यादातर आपसे क्वेश्चन एनडीए में जो पूछता है वो इको से रिलेटेड पूछता है, या इको सेंसिटिव जोन से रिलेटेड पूछता है, या टाइगर रिजर्व पूछ लेगा, मेनली जो करंट में रहे हो। तो अभी मैं ये कहूँगा कि आप एनवायरनमेंट पढ़ने के लिए ना बैठें, आप सिर्फ एनवायरनमेंट के पिछले 6 से 7 महीने के जो आपके करंट अफेयर्स रहे हैं आप उसको जो है कवर कर लें। उसके बाद बचता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में देखिए सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, ये जनरली सबको पता ही होता है, आपको भी पता होगा। तो इससे रिलेटेड चीज़ें आप पूछ लें। बाकी एनडीए में क्या है कि आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछ लेगा, या आईएमएफ से मतलब ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आईएमएफ से ज़्यादा पूछ लेगा, वर्ल्ड बैंक से ज़्यादा पूछ लेगा।
तो आप अभी इन सेक्शंस को पढ़ लीजिए, बाकी इसके भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्योंकि इन दोनों सब्जेक्ट्स में आपके 60% क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मेन रहता है वो रहता है करंट अफेयर्स, जिसके हमेशा से 10 से 15, 15 से 20 यूपीएससी पे डिपेंड करता है कि कितने क्वेश्चन पूछे। अब देखो करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन का दूसरा है कि एक तो करंट होता है, डायरेक्ट करंट के क्वेश्चन होते हैं, दूसरे करंट के टॉपिक को स्टैटिक से मिला करके पूछना। जैसे करंट का टॉपिक था हमारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन, अब प्रेसिडेंट हमारा पॉलिटी में स्टैटिक का टॉपिक हो जाता है, तो उसको उसने किस तरीके से वहां से लिंक करके पूछना है। तो हमारा क्या कहने का मतलब है कि करंट में अगर प्रेसिडेंट का टॉपिक रहा है तो हमें वहां से कंप्लीट रखना है। तो इसमें हमारे एक साथ दो काम हो जाएंगे, एक तो हमारा स्टैटिक कंप्लीट हो जाएगा प्लस कंप्लीट करंट कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी क्या होगा कि यूट्यूब में आपको बहुत सारे चैनल मिलेंगे जहाँ पे लास्ट 6 to 8 मंथ का कंपाइलेशन मिल जाएगा करंट अफेयर्स का, जिसमें मुश्किल से 3-4 घंटे के वीडियोस में आपका काम हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ ज़्यादा वीडियोस को देखने से अच्छा है कि एक वीडियोस को ज़्यादा बार देख लो, एक बार उसको देख लो और एक बार उसको 1-2 बार रिवाइज कर लो, तो आपके यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन का काम पक्का हो सकता है पिछले 6 से 8 महीने के क्वेश्चंस में। इसमें मेनली देखना G20 से रिलेटेड कोई डेवलपमेंट हुई है, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, कि उसमें फोकस करना है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। साइंस इन टेक से रिलेटेड रहा है, साइंस में कोई नया इन्वेंशन हुआ है, कोई नया मीटोराइट मिला है, कोई नया प्लेनेट मिला है, इस तरीके से कोई नया स्पाईवेयर मिला है, या जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में G7 से रिलेटेड हो गया, G20, ब्रिक्स, आसियान, इनका कोई सबमिट हुआ है या कुछ हुआ है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिएगा। उसके बाद मेनली आपको फोकस करना है करंट अफेयर्स में इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट। जैसे इकोनॉमिक्स में बैंक रेपो रेट में घटा बढ़ा क्या है, तो वो ये नहीं पूछेगा आपसे, नंबर्स में तो बहुत कम बात करता है, वो सीधे ये पूछेगा कि इसको कौन कम कर सकता है, बैंक रेट को कौन बढ़ा सकता है, इस तरीके से, या आरबीआई की क्या क्या पॉलिसीज हो सकती हैं इसको रिलेटेड करने के लिए। जैसे भी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा करंट में रहा है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन ये ज़्यादा पूछ लेता है, जैसे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में हमेशा नई स्पीसीज मिलते रहते हैं, तो वहाँ पे लिख देगा नाम और बोल देगा कि जनरली न्यूज़ में रहने वाला ये किसका नाम है। तो इस तरीके के वो क्वेश्चन आपसे पूछता है, और कुछ खास इतना नहीं पूछेगा, इसलिए घबराने की जरूरत है नहीं, अभी दिन उतने है नहीं। तो लास्ट के टाइम में आपको एनडीए का प्रिपरेशन कैसे करना है, जीके का, करंट अफेयर्स का, वो आपका पूरे का पूरा इस टाइप में आप इस तरीके से देख सकते हैं। अब मेनली देखिए रहता है इंग्लिश का, तो इंग्लिश में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो है मेन मेन टॉपिक देख लीजिएगा। जैसे कि पैसेजेस वगैरह हैं वो आप, वो टाइम है नहीं कि प्रैक्टिस करें, वो आप वहाँ पे कर लेंगे। वोकैब वगैरह है बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाए, तो आपने जितने पढ़ लिए उतने पढ़ लिए, ठीक है। अभी सिनोनियम एंटोनियम्स ये सब पढ़ने के लिए मत बैठिएगा, जरूरी नहीं है जो आप लास्ट टाइम में पढ़ रहे हैं कि वो वही वहाँ पर पे आए। तो जो पढ़ा है वो ठीक है, वहाँ ऑप्शंस देख करके याद आ जाएगा। अभी क्या है कि जैसे एक दो क्वेश्चन हमेशा नरेशन से डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रहते हैं, एक्टिव पैसिव से होते हैं। तो ऐसे जो स्टैटिक चैप्टर्स हैं जहाँ से आपके डन डन है बिल्कुल, जहाँ पे आप किसी भी लॉजिक लगा कर कर सकते हैं, तो उन चैप्टर्स को देख लीजिएगा। जैसे आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, और आपके क्या कहते हैं एक्टिव पैसिव हो गए, और क्या कहते हैं आपके एक्टिव पैसिव हो जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो जाता है। उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा मेजर सेगमेंट बचेगा, पैसे जाता है वो आप कर ही लेंगे, वोकैब वगैरह मेनली कर ही लेंगे। तो आई थिंक 50 क्वेश्चंस हैं, उसमें से अगर 30 तक भी आप कर लेते हैं तो इनफ है। उसके बाद मैथ्स का तो क्या है कि वो आपको अपने हिसाब से देखना है, ज़्यादा क्वेश्चन की डिमांड वो कर नहीं रहा है करने की। 120 क्वेश्चंस हैं, 120 में से अगर आपने, मुझे लगता है कि 55 to 60 क्वेश्चन भी अगर आपने कर लिए, मतलब आधे क्वेश्चन भी कर लिए, तो आपको रोकने वाला कोई है नहीं। क्योंकि वैसे भी एनडीए का तो आपको फाइनल कट ऑफ पता ही है, कुल 38% पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो आप ये देखिए कि आप अगर 50 क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो आप सेफ हैं, मतलब आप सिलेक्शन की रेस में हैं। लेकिन मैं इसलिए बार बार आपको जो है एडवाइस करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर गेन करें, क्योंकि अगर मान लिया कि एसएसबी में आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, या वहाँ थोड़े बहुत मार्क्स आपके कम रहते हैं पर्सनल इंटरव्यू में, या ग्रुप डिस्कशन वगैरह में, या जो ओवरऑल, तो क्या होता है कि अगर आपके एग्जाम में मार्क्स अच्छे हैं, तो वहाँ पे आपको फ़ायदा मिल जाता है रैंक गेन करने में। तो ऑल ओवर यही है कि अच्छे से अच्छा स्कोर करें, और अभी ज़्यादा नई चीज़ें पढ़ने पर ध्यान ना दें, जो आपका पुराना आपने पढ़ा हुआ है सिर्फ उसको रिवाइज करें, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो रेस है वो सिर्फ 38% लाने की है, टॉप करने की नहीं है। तो बिल्कुल आपने, आई होप सब आप समझ चुके होंगे, और बाकी आपकी प्रिपरेशन पहले ही हो चुकी होगी। जिनकी नहीं हुई है वो भी पेशेंस रखें, एग्ज़ाम दें अच्छे से धूमधाम से, वरना हर 6 महीने में एग्ज़ाम आता ही है, अगले 6 महीने में भी आपके काम में आएगा, और ये आपके हर एनडीए के एग्ज़ाम से पहले की जो प्रिपरेशन रहनी चाहिए उसके काम में आएगा। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।
Thank you very much. Please subscribe the channel.